ठीक है, यू कैन लीव। बाकी लोग चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी है ना, कल हम लोग, मैं इसी बुक का कंटेंट मेनली फॉलो कर रहा हूँ तो ठीक है। देखो, तो होता क्या है, जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इस तरह से। सर ये कौन सी बुक है, किस राइटर की? ये बुक है एमडी राय सिंघानिया की। ओके सर। लिखाया था मैंने कल भी, दिखाया भी था। ये बुक है है ना, ये जो है ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एमडी राय सिंघानिया बुक। और मैंने उस दिन रिकमेंडेड बुक में लिखा है, तो वही वाली बुक है ये। ठीक है, देखो जिस तरह क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो कल हमने होमोजीनियस देखा था ना। होमोजीनियस में क्या था कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाई अपॉन एक्स का फंक्शन हो, या है ना एक्स अपॉन वाई का फंक्शन हो, वही चीज़ है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो होमोजीनियस सिंपली ये था कि या तो ऐसा फॉर्म होगा सम जी ऑफ वाई अपॉन एक्स, या फिर ऐसा लिख सकते हो डी एक्स अपॉन डी वाई इज सम एच ऑफ एक्स अपॉन वाई, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का होगा। नाउ अभी क्वेश्चन होगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। वो डायरेक्टली होमोजीनियस नहीं होगा, रिड्यूसिबल होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। एक मिनट। सो जैसे में कैसे क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप का, जैसे मान लो, जैसे कल लिखा था मैंने कि डी वाई इस फॉर्म का होगा, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जैसे मैंने ए वन एक्स बी वन वाई सी वन अपॉन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। तो एक फॉर्म हमने कल देखा था, अगर आपको याद हो, तो उसमें होता क्या है कि अगर ऐसा हो, इसमें फॉर्म ये है कि अगर ऐसा हो, इफ ये ए वन अपॉन ए टू इक्वल है बी वन अपॉन बी टू के, तो ये वाला फॉर्म हमने कल सॉल्व किए थे। जब
a1 अपॉन a2 और b1 मतलब ax प्लस बी वाई और a1x प्लस b1 वाई a2x प्लस b2 वाई, अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे तो उस केस में क्या होगा, कल हमने देखा तो टी तुम किसी एक को पुट कर सकते हो, है ना, a1x किसी एक को, है ना, a1x प्लस b1 वाई, इस तरह से इसको टी लेके फिर ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। कल हमने ये सॉल्व किया, तुम चेक कर सकते हो, तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किए हैं, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें कि अगर ऐसा नहीं है a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, ठीक, देन क्या होगा, अच्छा यहाँ C1 नॉन जीरो होगा तब, अगर C1 मान लो जैसे C1 C2 जीरो हो गया तो ये सिंपली होमोजीनियस है, वो तो इजीली सॉल्व किया जा सकता है, होमोजीनियस ही होगा, है ना, ये है जहाँ पे C1 C2 कोई एक नॉन जीरो होगा तब। फिर क्या करोगे, सो देन इसके लिए अब एक ट्रिक है, इसको फिर हम लोग होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं स्मॉल x को लिखेंगे कैपिटल X प्लस एच, एच कोई नंबर है यहाँ पे, स्मॉल y को लिखेंगे कैपिटल Y प्लस के, इस टाइप से, यही है जी, देखो जिन लोगों को आइडिया है, तो इस तरह से सब्सटीट्यूट करेंगे एंड देन क्या मिलेगा हमें, फिर ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ ट्रिक, थोड़े ट्रिक है इसमें, बस कैलकुलेशन है, सो कैलकुलेशन ये है, एच और के क्या होगा, क्वेश्चन ये है, सो हाउ टू फाइंड एच और के, है ना, तो एच और के कोई फिक्स नंबर है, तो एच के अगर आपको चाहिए सो एच और के कहाँ से आएगा, सो हमें क्या करना होगा कि ये जो हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं एच और के, तो हमें चूज करना है एच एंड के सच दैट कि a1h प्लस b1 के प्लस c1 जीरो हो जाए, a2h प्लस b2 के प्लस c2 जीरो हो जाए, इस तरह से मुझे एच और के चूज करना है, तो ये इसका अप्रोच है, और उसके बाद ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल में। ठीक है, तो इसके बाद आपको ये मिल जाएगा, तो ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, देखो, नहीं होमोजीनियस, वेरिएबल ऊपर वाला फॉर्म था ना, होमोजीनियस में कन्वर्ट होगा, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ वैसे थे। तो उसके बाद ये जो फॉर्म बनेगा ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, सो करके देखो, एग्जांपल लिख देता हूँ एक, फिर हम ट्राई करते हैं, एक बार ठीक से देख लो, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। ठीक है, जैसे आसान सा अगर एग्जांपल लिखें हम, तो ओके, जैसे देखो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, तो क्वेश्चन 1 है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस सिक्स। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, सॉल्व करके बताओ।
तो ये सब्स्टिट्यूट करना है मुझे, ठीक है। यहाँ से एक चीज नोटिस करोगे, सो स्मॉल डी एक्स और अब एक्स और कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स अलग अलग है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलग अलग क्वांटिटी है। तो यहाँ से क्या होगा, इस तरह से। नाउ हमने कहा एच और के कहाँ से आएगा, एच और के कोई फिक्स कांस्टेंट है, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए तरीका है कि मैंने जैसे कहा है कि यहाँ पे एच प्लस के प्लस 4 0 एंड डिनोमिनेटर में जो है एच माइनस के माइनस 6 0। जो यहाँ पे अप्रोच बताया आपको कि कहाँ से ढूंढना है, जस्ट यहाँ पे एक्स वाई की जगह एच के रखना है, यहाँ भी एक्स वाई की जगह एच के रखना है। सो ये करेंगे, उससे हमें यूनिक वैल्यू ऑफ एच के मिल जाएगी। जरा सॉल्व कीजिए, तो इसको ऐड कर देते हैं। सो 2h माइनस 2 इज 0 जी। सर स्मॉल एक्स की जगह आपने कैपिटल एक्स प्लस एच लिखने को बोला था ना। किस जगह पे, बैक स्लाइड कीजिए एक बार। जी हाँ सर, यहाँ पे यहीं पे ऊपर लिख रखा है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच। हाँ, तो हम एक्स की जगह एक्स कैपिटल एक्स प्लस एच लिखेंगे ना। नहीं नहीं, ये तो अभी बाद में आएगा, वो तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम एच और के निकाल रहे हैं। ये प्रोसेस कर रहा हूं टू फाइंड एच एंड के। वो ओके एच क्या है, व्हाट इज दैट एच, ये है ना, चूज एच एंड के सच दैट दिस हैपेंस। तो अभी तो मैं ये कर रहा हूँ सॉल्व। ओके सर। तो पहले तो ये एच के निकालो ना, एच के ऐसा क्या है। सो व्हाट इज दैट एच एंड व्हाट इज दैट के, वो पहले हम ढूंढ रहे हैं। सर H1 एंड K -5। हाँ, तो वहां से आ जाएगा h1 एंड यहाँ पे आप k पुट कर लिए, किसी में h को 1 रख देंगे तो 1 + 4 5 k - 5 हो गया। तो यहाँ से आपको वो यूनिक वैल्यू ऑफ h एंड k आ गई। मतलब ये है कि वी आर सब्सटीट्यूटिंग स्मॉल x एज कैपिटल X +1 एंड वी आर सब्सटीट्यूटिंग y एज कैपिटल Y -5। ये हमारा सब्सटीट्यूशन है। अब उस इक्वेशन को लिखेंगे तो dy कैन बी रिटर्न एज कैपिटल dy, तो ये हो जाएगा कैपिटल d ऑफ कैपिटल y d ऑफ कैपिटल x। एंड अब स्मॉल x की जगह क्या करोगे आप, कैपिटल x प्लस h, और ये कैपिटल y। इसका अब अभी मोटिव समझ आएगा ऐसा क्यों किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया सो दैट ये होमोजीनियस हो जाए कैपिटल एक्स वाई में, और फिर कैपिटल एक्स वाई को सॉल्व कर लेंगे, बाद में हम कैपिटल एक्स वाई को वापस एलिमिनेट कर, ये सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारा आंसर स्मॉल एक्स वाई में आ जाएगा। क्वेश्चन स्मॉल एक्स वाई में है तो हमारा आंसर भी स्मॉल एक्स वाई में ही आने चाहिए। तो अभी आप इसको पुट कीजिए, तो यहाँ पुट करेंगे तो कैपिटल एक्स प्लस एच, तो एच तो हमारा वही है, तो अब चाहो तो एच की जगह वैल्यू तो आ चुका है ना, ये रखो। सो एक्स प्लस 1 एंड वाई की जगह y -5 + 4 अपॉन x को रख रहे हैं हम। तो हमारा ये फाइनल सब्स्टिट्यूशन है h के फाइंड करने के बाद। यहां से आ गया आपका x + 1 -y -5 -6। इसको आप ठीक से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या समझ आएगा कि क्योंकि ये तो 0 हो जाना है, तो एट द एंड ये आ गया x + y अपॉन x - y। और ये हमने कल एक क्वेश्चन भी लिखा था होमोजेनियस का। तो अब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो ये है dx अपॉन या dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x + y अपॉन x - y। अब ये सॉल्व करना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, तो इसमें अगर मैं x कॉमन ले लूं तो इसको न्यूमरेटर से x कॉमन लो, डिनोमिनेटर से भी x कॉमन लो। सो 1 + y अपॉन x 1 - y अपॉन x, ये आ गया। y अपॉन x को अब आप v ले लो, जैसे कल हमने कर रहे थे बिल्कुल सेम तरीके से। अब कि यू अज्यूम चाहो तो कैपिटल v ले लो, कैपिटल y अपॉन कैपिटल x, तो यहाँ से वही चीज़ होगा कि y = vx। फिर dy, मतलब सेम प्रोसीजर जैसे आप होमोजेनियस सॉल्व करते हो, इन द सेम प्रोसेस यू सॉल्व इट। एंड जब आंसर कैपिटल x कैपिटल y में आ जाएगा उसको वापस हम स्मॉल x स्मॉल y में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये प्रोसेस है इसका। तो सॉल्व करो जरा, यहाँ से क्या आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप निकालोगे dy अपॉन dx तो ये आएगा v + x dv अपॉन dx, यही रहेगा। एंड वापस dy अपॉन dx वहाँ पे है तो वो हो जाएगा कितना। तो इसको अगर मैं इधर लिखूँ, ठीक है जी, 1 बाय 1 देख लो। तो ये मुझे सॉल्व करना है, दिस इक्वेशन हमें अब सॉल्व करना है।
तो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो तो क्या आएगा, तो यहाँ से आ गया आपके पास दिस, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है, ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स वहाँ से है ना, वन प्लस ये वी है वाई अपॉन एक्स, सो ये हो गया वन प्लस वी, डी वाई डी एक्स वैल्यू लिख रहा हूँ, वन माइनस वी इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ये अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया वी एन एक्स में, है ना। तो ये वाला जो पार्ट था ये होमोजीनियस था, इट वाज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये वाला पार्ट जो है ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया अब, और ये कल हमने ये दोनों डिस्कस किया है, वेरिएबल सेपरेबल एंड होमोजीनियस। तो ये वाला वेरिएबल सेपरेबल है, वी एक साइड और एक्स एक साइड कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए जी, सॉल्व करके आ जाएगा भाई, देखो सॉल्व कीजिए और बताइए, उसको आगे कंटिन्यू करो, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा तो वहां से आंसर आ जाएगा आपका। सर सर जी जी पूछिए। सर ये आ रहा है tan इनवर्स v माइनस log v स्क्वायर प्लस 1। बस उससे आंसर आ गया, ठीक है ना। बाकी लोग देख लो। सर आंसर आ रहा है tan इनवर्स y प्लस 5 माइनस 1/2 log x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस c। अच्छा वो कॉम्प्लिकेट, ठीक है देखते हैं। तो यहाँ से सही निकाला होगा आप लोगों ने, तो यहाँ से आपका आ जाएगा वन प्लस वी वन माइनस वी, तो इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ इस पेज पे। तो अभी है हमारे पास वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी, ये वी इधर आ जाएगा, फिर एक्स डी वी वाई डी एक्स यही रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो तो वन प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर ऐसा कुछ होगा, एंड वन माइनस वी, यहाँ आ जाएगा आपके पास एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको अब v वाला टर्म एक साइड और x वाला टर्म एक साइड, थोड़ा सा इंटीग्रेशन है बस, वेरिएबल सेपरेबल है ये। तो यहाँ से आपके पास आ गया, यहाँ से ये v तो कट जाएगा, तो इधर कर लो डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स तो एक्स इधर भेज दिया, अब ये v वाले को इधर वन माइनस वी डी वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको जब सेपरेट करेंगे दो पार्ट में, तो यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स एंड यहाँ आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी, दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं इसको, माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर। अब आपको इंटीग्रेशन आता ही है तो आंसर आ जाएगा। तो ये वन प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू भी होता है, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ टू से, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये हो गया log x ln x लिख देता हूँ, ये क्या होता है tan इनवर्स, सो ये आपका tan इनवर्स v हो गया, ये माइनस वन बाई टू ln वन प्लस वी स्क्वायर, ऐसा कुछ प्लस c अभी कर लीजिए। अब v वापस रखना है हमें, तो v हमने क्या अज्यूम किया था, सो यहाँ पे हमने v जो अज्यूम किए हैं वो है y अपॉन एक्स, कैपिटल y अपॉन कैपिटल एक्स, तो ये वापस करना है। सो कैपिटल y अपॉन कैपिटल एक्स, तो यहाँ से आ गया ln x इज इक्वल टू, ठीक है ना, tan इनवर्स कैपिटल y अपॉन कैपिटल x माइनस हाफ log वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये कैपिटल वाई कैपिटल एक्स भी हमने सब्स्टिट्यूट किया था, ओरिजिनल क्वेश्चन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में था, तो हमारा आंसर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पुट कर देंगे, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो हमने ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया था, स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स प्लस वन। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो हमें कैपिटल एक्स को रखना है, तो स्मॉल एक्स माइनस वन
और ये स्मॉल वाई प्लस 5 हो जाएगा। तो स्मॉल एक्स माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल एक्स माइनस 1, और ये tan इनवर्स स्मॉल एक्स माइनस 1 डिनोमिनेटर में होगा स्मॉल एक्स माइनस 1 और y प्लस 5। ऐसे ही हाफ लॉग, इसका एलसीएम भी ले सकते हो आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या ऐसे भी छोड़ सकते हो, है ना, जैसे आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लोगे तो मे भी आसान हो जाएगा। ए लॉग एम अपॉन लॉग बी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के टर्म में लिख देता हूँ मैं। तो एक्स जब रखोगे आप, तो स्मॉल एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर स्मॉल वाई प्लस 5 होल स्क्वायर अपॉन आएगा स्मॉल एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते, शायद ये टर्म कट जाएगा, या कटे ना कटे या ऐड हो जाएगा, जो भी होगा। क्योंकि है उधर जाके शायद कट जाएगा, देख लो। सो बचेगा क्या, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, देखो मैं कर देता हूँ सिंप्लीफाई। सो ये आ जाएगा ln x माइनस 1 tan इनवर्स y प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस हाफ लॉग a अपॉन b। क्या होता है लॉग a माइनस लॉग b, तो उसको ब्रेक कर दो। सो लॉग यहाँ रहेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर y प्लस 5 होल स्क्वायर, फिर लॉग a माइनस लॉग b, लेकिन माइनस हाफ पहले से ही है, तो इसको मैं लिख देता हूँ प्लस में बचेगा ये 2 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस दिस 2 बाहर आ जाएगा, हाफ कट जाएगा, तो बचेगा x माइनस 1 प्लस सी। तो यहाँ से ये प्लस वाला ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, इसको चाहो तो उधर ले जाओ लॉग वाले को, है ना। तो इसको कांस्टेंट चाहे तो अभी c1 लिख के चलो कि कांस्टेंट c1 है, मतलब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जस्ट मैं। तो यहाँ से फाइनली जो आपका आंसर होगा, ये इधर 0 हो गया लेफ्ट साइड में, तो माइनस वाले को उधर बुला लो चाहो तो। सो ये जो लॉग में था x माइनस 1 स्क्वायर y प्लस 5 होल स्क्वायर, और 2 को इधर भेज दो, तो इधर आ जाएगा हाफ, फिर 2 इधर चला जाएगा, 2 tan इनवर्स y प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड 2c1 हो जाएगा, तो इसका नाम c2 रख दो या c रख दो, ठीक है। देखो तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा। कुछ क्वेरी है तो बताओ, देखो कहीं कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये था कि होमोजीनियस है नहीं एक्चुअल इक्वेशन, बट हमने सब्स्टिट्यूशन यूज करके होमोजीनियस में कन्वर्ट किया है, और जैसे होमोजीनियस को सॉल्व करते हैं वैसे ही हमने इसको सॉल्व किया है। तो हाफ पार्ट का सॉल्यूशन का यहाँ है, हाफ पार्ट में ये हुआ है कि चूंकि ये होमोजीनियस नहीं था, ना वेरिएबल सेपरेबल है ना होमोजीनियस है, और ना तो होमोजीनियस में इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें ये देखना था होमोजीनियस कब ब्रेक होता, जब ये एक दूसरे का मल्टीपल होता, तो ये सॉरी वेरिएबल सेपरेबल में आ जाता, जो कल हमने किया था इस तरह क्वेश्चन, कि जब इक्वल हो या मल्टीपल हो। यहाँ तो इक्वल भी नहीं है मल्टीपल भी नहीं है, तो हमें इस तरीके से स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच वाई प्लस के करके फिर एच के निकालना है पहले, इसमें एक्स को एच वाई को के करके, एक्स को एच वाई को के करके 0 करके एच के यूनिकली निकाल लेना है। तो वो हमें सब्सटीट्यूट करना है, मतलब हम अपनी मर्जी से स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस 1 कर रहे हैं, कैपिटल वाई माइनस 5 कर रहे हैं। 1 और 5 के पीछे ये लॉजिक है। अब उसके बाद वापस वहाँ रख दिया उसके क्वेश्चन में, तब नया डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गया। तो ये वाली इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई, और ये वाली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो इसको सॉल्व करना हमें आता है, तो हमने वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बनाया, वाई अपॉन एक्स को भी लिया, जैसे होमोजीनियस सॉल्व करते वैसे सॉल्व किया, ठीक है। जो लोग 11th-12th वाला डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज किए हैं उनको आसान लग रहा होगा। जो बच्चे नहीं 11th-12th का पढ़े हैं, मतलब फिर से रिवाइज नहीं किया, तो मुश्किल लगेगा क्या क्या कर रहे हैं, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि 11th-12th का रिवाइज करो तो याद आ जाएगा, पहले तुमने पढ़ रखा है ये सब चीज़ें, तो आसान है। तो एक बार 11th-12th में जो डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है वो पढ़ लो एक बार 12th क्लास में, जो है यही सब है, वहाँ भी थोड़े से एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, बाकी ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन देता हूँ इसी पैटर्न पे, सॉल्व करके देखो। तो अभी के लिए मान लो ये दूसरा क्वेश्चन है ना, ये 1 था, मतलब ये दूसरा क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ मैं। सो ये है आपके पास कि जैसे है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्मॉल वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3। यही क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करो सिमिलर तरीके से। आप ट्राई करके देखो, सब लोग सॉल्व कर पाएंगे, जो ट्राई करेंगे वो सॉल्व कर लेंगे। करके देखो सॉल्व।
जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरीके से आप ट्राई कीजिए, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ये सब अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप कॉन्फिडेंट बनोगे, ये है, और उतना अप्रोच आपको क्लियर रहेगा। कर पा रहे हैं आप लोग, है ना? इजी है, मैं सॉल्व कर देता हूँ एक और। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अप्रोच आपको दिमाग में रहेगा, है ना, कि किस टाइप के क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाने हैं। तो इसका भी सिंपल फिर से है, ना तो ये होमोजीनियस है, ना वेरिएबल सेपरेबल है, और ना आप इसको वेरिएबल से डायरेक्टली कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये मल्टीपल नहीं एक दूसरे का। तो सिंपल यहाँ पे तरीका वही हमारा होगा कि विल अज्यूम दैट, पहले तो h प्लस 2k माइनस 3 को ज़ीरो करो, और 2h प्लस के माइनस 3 को ज़ीरो करो। यहाँ से h निकालो और k निकालो, ठीक। सर 1 1 आ रहे दोनों। 1 1 आ गया, बाकी लोग देख लीजिए। सो ठीक, 1 1 आ गया। अब आपको यहाँ से ये पता चल गया कि हमें क्या अज्यूम करना है। सो वी हैव टू सब्सटीट्यूट स्मॉल x एट कैपिटल X प्लस 1, स्मॉल y एज कैपिटल Y प्लस 1, ये हम सब्सटीट्यूट करेंगे। सो दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू कैपिटल Y कैपिटल X, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही पता है बाद में जीरो हो जाना है,
तो ये वापस तुम स्मॉल एक्स को रखो x+1, और ये रखने की जरूरत नहीं, आपको पता है एट द एंड क्या होना है, ये स्मॉल एक्स ना कैपिटल एक्स बन जाना है, स्मॉल वाई, क्योंकि बाकी जीरो हो जाएगा। तो बस मैं समझा रहा हूँ लिखने के लिए, तुम एग्जाम में टाइम सेव कर सकते हो, क्योंकि इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन पेपर में है CUET वाले में, देखो तुम उसमें PYQ में। तो यहाँ से हमारे पास जो रिड्यूस होके आ जाएगा dy/dx, ये वही है, बाकी जीरो हो जाएगा, x+2y, और ये आ जाएगा 2x+y, और बाकी कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा क्योंकि हमने इसलिए ऐड किया। अब ये वापस फिर से आपका ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है ना। सो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसमें आप सॉल्व करेंगे तो वापस dy/dx, इसको हम क्या लिखते हैं 1+2 टाइम y/x, और फिर ऐसे ही 2+ यहाँ 2+ y/x ऐसा आ जाएगा। सो इसको v मान लेंगे तो 1+2v अपॉन 2+v है ना, किसको v मानेंगे y/x को। तो यहाँ से क्या हुआ, अगेन सेम अप्रोच, v हम लेंगे y/x, ठीक है। सो y इज vx एंड सिमिलर वे यू प्रोसीड। सो dy/dx v+x dv/dx, अब पुट करो, इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो इसको कंटिन्यू यहीं से कर लेते हैं। सो dy/dx वहाँ से है 1+2v अपॉन 2+v इज इक्वल टू v+x dv/dx। अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, सो नाउ इट इज वेरिएबल सेपरेबल, है ना। सो ये वेरिएबल सेपरेबल है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल v को एक साइड और x को एक साइड किया जा सकता है। तो v वाले टर्म को एक साइड करो और x वाले को एक साइड करो, सॉल्व कर लो, और वापस v को रख देना y/x, फिर कैपिटल Y को रख देना, यहाँ से कैपिटल Y को स्मॉल y-1, कैपिटल X को स्मॉल x-1, ठीक है। तो आंसर फाइनली आ जाएगा। कर पाओगे ना आप लोग, सॉल्व करो, आगे प्रोसीड करो, v को एक साइड लाओ, x को एक साइड, इंटीग्रेट करो, यस सर हो रहा है ना। तो ये सॉल्व कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये अप्रोच है, आपको समझना है कि जैसे अभी हमने सॉल्यूशन में मेनली डिस्कस किया है वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस, फिर एक फॉर्म बताया कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं है लेकिन आप वेरिएबल ला सकते हैं, फिर दूसरा है कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं है ना होमोजीनियस में है, तो इसको होमोजीनियस में इस तरह का फॉर्म को हम ला सकते हैं। सो ये है, ठीक है। आगे आता है जो नेक्स्ट टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें होगा हालांकि लेकिन लीनियर पर मैं आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बताता हूँ क्या है डेफिनेशन। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसी में होमोजेनियस भी आ जाएगा, लीनियर भी आ जाएगा, लीनियर वाला पार्ट जो है। सो होता ये है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने डिस्कस किया है वेरिएबल सेपरेबल एंड होमोजीनियस, मेनली ये दो पार्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन या फॉर्म, है ना। सो और एक था रिड्यूसिबल टू, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, इसमें दो, एक तो डायरेक्ट होगा, दूसरा उसको हम ला सकते हैं वापस, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया होगा, नहीं तो दूसरा हम रिड्यूस करके ला सकते हैं। अभी जो मैं नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ थर्ड, वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे, है ना, क्योंकि जरूर नहीं हर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल से, पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि वेरिएबल सेपरेबल है तो वैसे ही सॉल्व कर लो, नहीं है तो बना सकते हो तो बना लो, दूसरा अगर होमोजीनियस है तो सॉल्व कर लो, नहीं है तो फिर होमोजीनियस बना सकते हो तो बनाओ फिर सॉल्व करो। तीसरा फॉर्म है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की है, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्रोच लगाने हैं। सो अभी हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जनरली जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म का होता है, ऐसा लिख सकते हैं, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी fx y को अगर मैं ऐसा समझूं कि मान लो ये है ना, तो दिस, या यही कुछ वैसा अपना फॉर्म शिफ्ट करके ऐसा लिखा जा सकता है, इसी को सिंप्लीफाई करके, या dx dy कर दो। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म। m फंक्शन है, n फंक्शन है, टू वेरिएबल फंक्शन है, dy इज इक्वल टू 0, है ना। सो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में, तो उसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म, इसको वैसा उसको वैसा, है ना। तो अभी एग्जैक्ट का मेनली इस तरह से डेफिनेशन इसके टर्म में लिखेंगे।
तो इसमें होगा कि अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 is called exact differential equation if and only if, किसी को आइडिया है बताओ, जिन लोगों को आइडिया है कब बोलेंगे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? सर बोलो। डेल एम और डेल वाई इक्वल टू डेल एन और डेल एक्स। लाइट चल रही होगी तो सो Sir, partial derivative of m with respect to y equal to partial derivative of n with respect to x. जी, तो इसमें सिंपली आपको चेक करना है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मतलब ये बोथ वे है, ठीक है ना। तो यहाँ से m को आप डिफरेंशिएट, क्योंकि ये 2 वेरिएबल फंक्शन है तो टोटल डेरिवेटिव नहीं हो पाएगा, डी एम अपॉन डी एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, है ना। सो एक्स और वाई दोनों यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में एंड n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। सो m का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में, n का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, समझना है ना। सो m को पार्शियली y के रेस्पेक्ट में सेट कर रहे हैं, n को पार्शियली x के रेस्पेक्ट में। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू y शुड बी इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है कि होने के लिए ये होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ है ना। तो ये बोथ वे कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशन है ये, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल लिखता हूँ तो ये लिख लो, है ना। अब मैं इस पर क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको बताना है कि कौन सा एग्जैक्ट है कौन सा एग्जैक्ट नहीं है। सो उसके लिए फिर देखेंगे कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। तो इसमें होगा, तो जैसे क्वेश्चन अगर मैं लिखूँ, उधर मैंने कितने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, तीसरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे पहला पार्ट है, ये आपको बता रहा है x² माइनस 4xy माइनस 2y² dx प्लस y² माइनस 4xy माइनस 2x² dy इज इक्वल टू 0। एक ये है। b जो है जैसे x² dx प्लस या माइनस Sir, x³ first वाली exact है. ओके। दूसरी ये है, तीसरी आपके पास है ना, बहुत सारे फॉर्म हैं डिफरेंट। सो वन प्लस ई की पावर x अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर x अपॉन वाई फिर 1 माइनस x अपॉन वाई
डी वाई इज इक्वल टू 0। चौथा है सर सेकंड नहीं है। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके एंड ये एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीयूईटी में इस तरह क्वेश्चन भी आए हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी। तो इसमें पूछा गया है इस तरह के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे मैं लिख दूं अभी, कि कहता है इफ 2x e की पावर y प्लस 3y स्क्वायर dy प्लस 3x स्क्वायर प्लस लैम्बडा e की पावर y dx इज इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। देन वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज, बताइए लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन होता है कि लैम्बडा की वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे आपके पास नंबर्स। है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, 0 1 2 3 इस तरह से सॉल्व कीजिए, बाकी लोग बताइए। सो ये सब इजी है, जस्ट आपको चेक करना है एग्जैक्ट है कि नहीं है, उसका बस डेफिनेशन याद रखना है और उससे हो जाएगा। सर थर्ड और फोर्थ भी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, तो थर्ड फोर्थ भी है ना। सो इसमें सिंपली हम लोग तो तरीका तो बताइए आप लोगों को कि जो भी टर्म dx के साथ है उसको पार्शियली y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, जो टर्म dy के साथ है उसको x के रेस्पेक्ट में, है ना। ये है कि m यहाँ dx के साथ था तो y के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा, n y के साथ था तो x के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट होगा, एंड देन दोनों इक्वल होने चाहिए, तब बोलेंगे एग्जैक्ट है। ठीक है। सो तो यहाँ भी एक तरीका है, या तो एग्जैक्ट होगा या एग्जैक्ट नहीं होगा। एग्जैक्ट नहीं होगा तो हम उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं, जैसे वहाँ पे था कि वेरिएबल डायरेक्टली दिया होगा या वेरिएबल से हम लोग बना पाएंगे। होमोजीनियस होगा या कुछ सब्सटीट्यूट करके हम होमोजीनियस बना पाएंगे। यहाँ भी या तो एग्जैक्ट डायरेक्टली दिया होगा तो कैसे सॉल्व करना है, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हम कैसे एग्जैक्ट बना सकते हैं, फिर कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी एक तरीका है। ठीक है, तो ये आप जस्ट चेक कर लीजिए, सब लोग इजी है ना। अगर मैं एक पार्ट सॉल्व करूं तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा y के रेस्पेक्ट में, और इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करना होगा x के रेस्पेक्ट में, इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ जैसे डेल एम अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, यहाँ डेल वाई निकालना पड़ेगा, डेल एम अपॉन डेल वाई, क्योंकि ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है ना। कितना आएगा, तो यहाँ से अगर आप फाइंड करेंगे तो उसको डिफरेंशिएट किया y के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, क्योंकि x कांस्टेंट होगा y के रेस्पेक्ट में, 4xy का -4x, और 2y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में -4y, और यही चीज़ अगर आप निकालेंगे डेल n अपॉन डेल एक्स, पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, फिर से ये 0 हो जाएगा, -4y -4x। ठीक है, और दोनों सेम ही है तो इक्वल है, इसीलिए ये एग्जैक्ट है। सिमिलर में बाकी पार्ट आप चेक कर लीजिए। इसका क्या आंसर आया फोर्थ का? 2 सर। 2। ओके, तो इसका आंसर 2 हो गया। यहाँ भी सेम अप्रोच है कि आपको डेल एम अपॉन
है ना। यहाँ देखो वाई डी वाई पहले लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और इस वाले पार्ट को वाई के रेस्पेक्ट में, तो इसको उस फॉर्म में ला सकते हैं आप लोग, है ना। तो यू कैन ब्रिंग इट इनटू फॉर्म ऑफ एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिख लो पहले ठीक से। तो यहाँ m ये वाला टर्म है और n वहाँ ये वाला टर्म n है, ठीक है ना, वैसा, क्योंकि dx के साथ जो है वो m है, तो फिर से डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 कर दो, सॉरी ये दोनों को इक्वेट कर दो। तो मुझे तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, है ना। इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में और इसको डिफरेंशिएट कीजिए y के रेस्पेक्ट में और इक्वल रख दीजिए, तो लैम्डा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो अब ये तो चेक करने का हो गया। अब आता है कि हमें सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे कई सारे तरीका है ना। तो क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जैसे अभी आपने देखा था वेरिएबल से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते थे कि x वेरिएबल एक साइड dx के साथ, y वेरिएबल एक साइड dy के साथ, दोनों अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तो उससे जो सॉल्यूशन आएगा वो वेरिएबल सेपरेबल का सॉल्यूशन है। होमोजीनियस में क्या होता था कि पहले y अपॉन एक्स का फंक्शन बनाइए, फिर y अपॉन एक्स को v अज्यूम कीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग बाद में सब्स्टिट्यूट है ना dy अपॉन dx निकाल के फिर v प्लस एक्स डी वाई डी एक्स आता है, एंड सॉल्व करके वापस वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है v और x में, फिर v के टर्म में आंसर आता है, v को वापस y अपॉन एक्स रख देता, आंसर आ जाता है। तो वो तरीका था होमोजीनियस को सॉल्व करने का। वैसे ही अब एग्जैक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने जैसे एग्जैक्ट का फॉर्म ये देखा है कि एग्जैक्ट इस फॉर्म में होगा एम एक्स वाई डी एक्स एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, है ना, ये देखा हमने। और ये इस तरह से होगा कि क्योंकि इस तरह से हो, क्योंकि एग्जैक्ट मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसा होगा कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल होगा डेल एन अपॉन डेल एक्स के, क्योंकि हम बोल रहे हैं ये एग्जैक्ट है, तो मतलब ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा आपको इस तरीके से कि m का डेरिवेटिव पार्शियली y के रेस्पेक्ट में और n का डेरिवेटिव पार्शियली x में इक्वल होगा। अब क्वेश्चन है सॉल्यूशन क्या होगा। सो सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा, जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है ना। तो इसके अलग अलग अप्रोच आपको बुक में मिलेंगे, तो मैं एक तरीका बता देता हूँ। सो इसका एक तरीका है कि आप इंटीग्रेट कीजिए m को x के रेस्पेक्ट में, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, है ना, और उन टर्म्स को इंटीग्रेट कीजिए y के रेस्पेक्ट में जिसमें x ना हो, है ना। तो इसका जो होगा तरीका तो इसका जो अप्रोच बता रहा है हाउ टू सॉल्व, तो जो सॉल्व करने का तरीका ये लोग बताते हैं। तो पहला स्टेप बता दें, इंटीग्रेट m विथ रेस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, सो जनरल सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 और डिग्री 1 होगा, तो जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन इज, सो आप m को इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप, सो जब आपको पता है जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट y को एज अ कांस्टेंट लेकर ट्रीट करेंगे, तो यहां ये होगा कि ट्रीट y एज अ कांस्टेंट, है ना, ऑब्वियसली कंसीडर y एज कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये ऑब्वियस है, यहां होगा प्लस, फिर यहां आप इंटीग्रेट करेंगे n एक्स वाई को, है ना, n एक्स वाई डी वाई को, लेकिन यहां पे क्या करना होगा, इग्नोर टर्म्स कंटेनिंग x, उन टर्म्स को इग्नोर कर दो या छोड़ दो, है ना, टर्म्स कंटेनिंग x, और इक्वल टू c। मैं से आपको ऐसा अलग बता देता हूं, तो होता क्या है एक्चुअली, मेनली इसका स्टोरी ना कहीं उससे आता है, अगर आपको याद हो तो एक हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में, आपको याद है df इज इक्वल टू, तो ये हमने पढ़ा होगा जो जैम वाले बच्चे हैं, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस
डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, है ना। ये एक थ्योरम था, इसका नाम था टोटल डिफरेंशियल, है ना, ये वहां में देखा था, टोटल डिफरेंशियल इसको बोलते हैं। ये आता है ना। अगर मान लो ऐसा मैं टी कर दूं कि डी एफ अपॉन डी टी, तो अगर याद हो, अगर इसको मैं टी से डी टी कर दूं तो यहाँ आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी एंड डी वाई अपॉन डी टी। जनरली ये कब यूज़ करते थे, जब एक्स फंक्शन ऑफ टी हो, वाई फंक्शन ऑफ टी हो, तो उस केस में यूज़ करते थे। तो अभी जैसे मैं इतना ही लिख रहा हूँ कि टोटल डिफरेंशियल वाला टर्म, तो होता ये है कि जो एम है वो कहीं ना कहीं डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, और एन जो है, तो कुछ बुक में तुम डेफिनेशन देखोगे इस तरह से लिखा होगा कि एग्जैक्ट तब बोलेंगे जब मुझे एक ऐसा एफ मिलेगा कि एम इसके इक्वल हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं समझो ऐसा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। सो ये कहीं ना कहीं ऐसा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो इसके बैकग्राउंड स्टोरी ये है ना। और इक्वल टू यहाँ होगा 0 है ना। तो अगर इक्वल टू 0 है तो डी एफ इज इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो इसका सॉल्यूशन आएगा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो एक दूसरा अप्रोच ये भी है जो कि मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ ये अप्रोच। सो एक तरीका ये भी होता है कि अलग अलग डिफरेंशिएट करो और फिर कॉमन टर्म्स ले लो। तो एग्जैक्ट कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले से ही आता है, इस तरीके से आता है, इसलिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिखा है। और तो एम उसके इक्वल है, हाँ बाद में। अब हुआ क्या, ध्यान से देखो, एम मैंने किसको लिखा है, अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा मैं प्रूफ करके बताता हूँ कि ये जो रिजल्ट आया कहाँ से उसका बता देता हूँ। तो ये कैसे आता है, एम यहाँ मैंने किसको लिया हुआ है, हमने एम कंसिडर, एम की जगह पे क्या लिखा मैंने, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एंड एन की जगह मैंने क्या लिया है, डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब तुम निकालो डेल एम अपॉन डेल वाई किसके इक्वल आएगा, इसको तुम डिफ्रेंशिएट करो वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर, और डेल एन अपॉन डेल वाई करोगे तो ये हो जाएगा डेल टू एफ, सॉरी डेल एक्स स्क्वायर कह रहा हूँ, डेल एक्स डेल वाई ना, क्योंकि एक्स ऑलरेडी है, वाई के साथ हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट। और यहाँ डेल एन, एम को वाई के रेस्पेक्ट में और एन को एक्स के, ये मैं निकाल रहा हूँ अलग अलग, एन को एक्स के रेस्पेक्ट में, ये वापस यही आ जाएगा डेल एक्स डेल वाई। तो अगर ऐसा फंक्शन मिलता है, देखो ये दोनों इक्वल है, तुम ध्यान से देखो ये और ये सेम है, तो इसीलिए ये और ये सेम है। तो ऐसा मुझे फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें ऐसा हो जाए, तो अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं एग्जैक्ट है। तो एक दूसरा अप्रोच है जो कुछ बुक में आपको मिलेगा, जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो हम सॉल्व करेंगे इस वाले तरीके से। ये एक तरीका मैंने बता दिया, कई सारे तरीके होते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो हम जो एग्जैक्ट वाला अप्रोच यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला तरीका यूज़ करें डायरेक्टली। कुछ लोग ऐसे करके बताते हैं, दोनों इक्विवेलेंट ही है, ठीक है, तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे। एनीवे मैं यहाँ बता देता हूँ करना क्या है। सो हमने क्या कहा है यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, तो अप्रोच हमने कहा है कि पहले एम को इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई एज ए कांस्टेंट होगा, तो वैसे हम जानते ही हैं। अब इसमें उन टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे जहां पे एक्स नहीं है, हम कहेंगे इग्नोर टर्म्स कंटेनिंग एक्स। जिन टर्म्स में एक्स इन्वॉल्व है उसको इग्नोर, उसको इंटीग्रेट ही नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे हम। जैसे एग्जाम्पल मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, या चलो यहाँ से आसानी से ये इजी वे में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो एक्स डी वाई वाई डी एक्स एग्जैक्ट था ना ये, तो क्वेश्चन है सॉल्व, जैसे अभी के लिए जो भी क्वेश्चन है ये क्या नंबर 5 नंबर होगा। सो तो ये फिफ्थ मान लो ऐसा है कि लिखूँ मैं सॉल्व, ये डिफरेंशियल इक्वेशन था एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज 0, तो ये वैसे ही कुछ है एम, अगर वैसे लिखूँ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ एम के प्लेस पे आ जाएगा, इसको ठीक से लिखना पड़ेगा, तो इसको ठीक से लिखेंगे तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज 0, ठीक। नाउ तो यहाँ से तुम अगर चेक करोगे डेल एम अपॉन डेल वाई तो 1 आएगा, एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स 1 आ गया, इक्वल है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ना। सो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सॉल्व कैसे करना था, क्या हमने तरीका बताया कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है वाई डी एक्स और यहाँ एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, समझो। तो हमने यहाँ कहा था कि है ना, ऑब्वियसली वाई को इंटीग्रेट है तो ट्रीट वाई एज अ कांस्टेंट, है ना, या कंसीडर वाई एज अ कांस्टेंट, वाई एज अ कांस्टेंट, यहाँ इस इंटीग्रेशन में ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या कहा हमने, इग्नोर टर्म कंटेनिंग एक्स। अच्छा उससे होगा क्या, अगर इग्नोर नहीं करोगे तो क्या होगा, देखो
तो y को इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ y और x दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y x को मतलब नहीं एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ fx y होता है ना, तो वैसा मैं कह रहा हूँ। यहाँ ये नहीं है कि यहाँ ऐसा तुम नहीं बोल सकते कि y fx है, ऐसा नहीं है यहाँ पे, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा नहीं है, कैलकुलस में वैसा वहाँ होता है। तो यहाँ ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि y अभी फंक्शन ऑफ x है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, उसको छोड़ो, तो मे नॉट बी एनीवे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कोई तीसरा फंक्शन होता है z जो कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो मुझे वैसा चाहिए। तो इसको इंटीग्रेट करो जरा, क्या आएगा, y dx, इसको इंटीग्रेट करो एक तो क्या हो जाएगा एक्स वाई या वाई एक्स, यही वाई एक्स। अब अगर इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो एक्स वाई ही होगा, इसका इंटीग्रेशन भी एक्स वाई है, इसका भी इंटीग्रेशन एक्स वाई ही है। तो हम दो बार नहीं लिखना चाहते हैं, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं, समझ लो। तो हमने कहा इग्नोर टर्म्स कंटेनिंग एक्स, इसमें एक्स ही है तो इसको इग्नोर कर देंगे, तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो आंसर हमारा होगा सी। अच्छा यहाँ पे जीरो नहीं है, इंटीग्रेट कर दिया ना, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये इसको सेटिस्फाई करेगी। तुम चाहो तो चेक कर लो, यहाँ से अगर y निकाल लोगे तो अभी जैसे आ गया ऐसा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म, जरूरी नहीं हर बार एक्सप्लिसिट फॉर्म ही आएगा, ठीक है। तो सर वो सेकंड डेरिवेटिव में x कहाँ गया इसमें इंटीग्रेशन में? हाँ इग्नोर कर दिया अकॉर्डिंग टू द रूल। ये कहता है इग्नोर टर्म्स कंटेनिंग x, तो वैसे टर्म्स n में जहां जहां x होगा उसको इग्नोर कर दो, मतलब उसको इंटीग्रेट करना ही नहीं मुझे। इग्नोर मतलब हटाई दो उसको। हटा दो उसको, हाँ, इग्नोर मतलब हटा दो, या समझो कि हाँ डिलीट हो गए एक तरीके हाँ से। डिलीट कर दो, डिलीट टर्म्स, वही समझ सकते हो आप, है ना। सो उन टर्म्स को इग्नोर कर दो कंटेनिंग एक्स, एक्स जिन टर्म्स उसको इग्नोर इंटीग्रेट नहीं करना है ना। या इंटीग्रेट टर्म्स विदाउट एक्स समझ सकते हो, है ना। जैसे ये बुक लिखता है, बुक का स्टेटमेंट क्या है, ये लिखता है टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, ओनली इंटीग्रेट दोज टर्म इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, तो ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे जो ये कहता है, इसको जो बुक में लिखा हुआ है ये कुछ ऐसा लिखता है। तो ये ट्रिक है क्या कोई? हाँ इसको शॉर्ट में सॉल्व करने की ट्रिक है क्या ये? हाँ 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 यही ट्रिक है, हाँ और भी तरीका है लेकिन ये शॉर्टकट ट्रिक है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या करना है, m को आप इंटीग्रेट कर रहे हो सिंपली x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ कहता है इंटीग्रेट n, तो ये जो इसका बॉडी लिख देता हूँ, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। तो यहाँ कह रहा है टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। उस वाले टर्म्स को इंटीग्रेट करो y के रेस्पेक्ट में और इक्वल टू c, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो ये मतलब ये ट्रिक है क्या, यही अप्रोच है सॉल्यूशन का, मतलब एक मेथड है। तो यहाँ पे और यहाँ पे कहता है कंसीडर, है ना, ट्रीट y एज अ कांस्टेंट, y एज अ कांस्टेंट, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x। सो y को कांस्टेंट लेके x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, और यहाँ पे उन्हीं टर्म्स को इंटीग्रेट करो इसमें x नहीं है, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, उनको ही बस इंटीग्रेट करो। तो वहां हमने x को क्यों हटा दिया, क्योंकि वो x कंटेन कर रहा है ना, इसीलिए। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ इस x का इंटीग्रेशन लिखा ही नहीं मैंने, क्योंकि इस टर्म में x है, तो इसको इग्नोर करना, मतलब इंटीग्रेट नहीं करना है हमें। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ गया। अब चेक कर सकते हैं ये उसको सेटिस्फाई कर रही होगी, आप पुट करके देखिए उसको, उसको जो और है ना, ये कौन सा डिफरेंशियल, भले इस फॉर्म में लिखा मैंने, ये एक्चुअल क्वेश्चन तो यही है ना। अगर तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। और मैं बताऊं आपको, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो तीनों तरीके से सॉल्व होगा। अभी जो मैंने सॉल्व किया वो कौन सा तरीका है, एग्जैक्ट वाला तरीका है। ये वेरिएबल सेपरेबल से भी सॉल्व होगा, ये होमोजीनियस से भी सॉल्व होगा, और ये एग्जैक्ट से भी सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन तीनों तरीके से सॉल्व होगा, आप करके देख लो, है ना। सर सेकंड वाले में जी ये एक्स वाई है हाँ तो भी इग्नोर करेंगे। हाँ, एक्स वाई जो जिसमें टर्म में भी एक्स है उसको इग्नोर करेंगे, चाहे वाई कितनी बार भी आया हो। सर इसको हाँ। उल्टे में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे किस- कि पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें x हाँ। को कांस्टेंट मानते हुए। हाँ यस, वो भी कर सकते हैं आप, कि पहले हम इसको इंटीग्रेट कर दे y के रेस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मानते हुए, और वहां पे हम उन टर्म्स को इग्नोर कर दे जिसमें y हो, वो भी चलेगा, उससे भी आंसर सेम आएगा। उसकी वजह ये, तुम एक काम कर सकते हो, इसको अलग इंटीग्रेट करो, इसको अलग इंटीग्रेट करो, और यू विल राइज कि कुछ टर्म है जो दोनों जगह है, तो हमको उसको एक बार ही कंसीडर करना है उस टर्म को एक्चुअली, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर अलग अलग इंटीग्रेट, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी एक्स वाई होगा, यहाँ भी एक्स वाई होगा, कंसीडर एक बार ही करना है,
उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो उसके पीछे अगर थोड़ा प्रूफ में जाओगे तो आपको समझ आएगा कि ये वाला लॉजिक है जो मैं लिख रहा था। सो उसके पीछे ये लॉजिक है कि फंक्शन एक कॉमन है, वरना फंक्शन में 2 टाइम x आ जाएगा। जैसे फंक्शन एक्चुअली x प्लस वाई है, लेकिन वैसे करोगे तो वो भी x प्लस वाई देगा, ये भी x प्लस वाई देगा, तो फंक्शन आपका 2x प्लस 2y टाइप का हो जाएगा। ये कई बार x प्लस वाई और x प्लस 2y ऐसे कुछ आएगा। तो एक कॉमन फंक्शन चाहिए, इसलिए ऐसा होता है। तो वैसा भी कर सकते, आप कह रहे हैं वो भी चलेगा, है ना। तो इसको आप इसको इस तरह से, या आप चाहो तो उस तरह से भी कर सकते हो जैसा आप सोच रहे हो कि हम ऐसा करें, है ना। अगर ऐसा करना चाहो तो भी ठीक है कि हम यहाँ पे लिखे टर्म्स, करेगा टर्म्स इन m नॉट कंटेनिंग y, इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में प्लस, अब यहाँ n होगा, n को इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में बराबर c, तो यहाँ होगा ट्रीट या कंसीडर x एज अ कांस्टेंट, इसलिए इससे भी आंसर वही आएगा, तब भी आंसर सेम आएगा। तीसरा अप्रोच भी अगर आप चाहो तो मैं वो बता देता हूं। उसमें क्या है थर्ड अप्रोच में कि हम क्या करेंगे, जो तीसरा अप्रोच है उसमें ये कहता है कि आप m को लिखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड n को लिखो डेल एफ अपॉन डेल वाई। यहां से f निकालो और यहां से भी f निकालो, फिर एक कॉमन f लिखो, है ना। सो ये भी एक तरीका है। एंड अपने समझ से f लिखो, f बराबर c इज द सॉल्यूशन। बताओ क्या आएगा, तो वो समझना पड़ेगा आपको क्या ऐसा आएगा। ये तीसरा तरीका है। तो f इज इक्वल टू सी, ये तीसरा अप्रोच है, कुछ बुक में ये तरीका बता रखा होगा। अब तीनों तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा। इसमें ये है कि m जो भी आपका उसको डेल एफ वन डेल एक्स लिखो, n को डेल एफ वन डेल वाई लिखो, यहाँ से f निकालो इंटीग्रेट करके, यहाँ से f निकालो और देखो क्या होता है, और f बराबर c आपका सॉल्यूशन आएगा, जो भी f आया होगा कॉमन। तो दिस इज सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ हर तरीके से। तो मैं अभी आपको ये सिखा रहा था, देखो यहाँ ध्यान से, ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक्चुअली ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, ये है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, देखो। अब इसको एक तरीके से आप सॉल्व करो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। वेरिएबल सेपरेबल क्या कहता है, एक्स वाला एक साइड वाई वाला एक साइड, फिर इंटीग्रेट करके देखो क्या आता है। तो इसको अगर मैं वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, चेक करो। ये जो मैंने अभी सॉल्व किया एग्जैक्ट वाले तरीके से सॉल्व किया है। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व करो, एक्स वाला एक साइड वाई वाला एक साइड, तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन वाई माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेट कर दो। सो एल एन वाई माइनस एल एन एक्स प्लस एल एन सी। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आप कुछ भी ले सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से, तो ये इधर बुला लो, तो ये आ जाएगा एल एन एक्स वाई बराबर एल एन सी, तो यहाँ से आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू सी। तो ये हमने यूज़ किया वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तब भी आंसर वही आया। ये यूज़ किया हमने एग्जैक्ट मेथड, तब भी आंसर वही आया। इसको आप होमोजीनियस से सॉल्व करो तब भी सेम आंसर आएगा। ये है ना, डी वाई डी एक्स जब फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स, तो मैं यहाँ v मान लेता हूँ y अपॉन एक्स को, फिर वही चीज़ है y बराबर वी एक्स या एक्स वी, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स आपका हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स, एंड देन डी वाई डी एक्स क्या था आपका माइनस v, सो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो कुछ क्वेश्चन है जो हर तरीके से सॉल्व होगा, आंसर सेम आएगा, चाहे वेरिएबल से करो, एग्जैक्ट से करो, होमोजीनियस से करो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये क्वेश्चन तीनों तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ से सॉल्व करके देखो, इसको बता लो एक्स वाला वी वाला एक्स साइड, एक्स वाला एक्स साइड, तो क्या आ जाएगा माइनस टू वी इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब एक्स वाला एक्स साइड वी वाला एक्स साइड, इंटीग्रेट करो, यहाँ से भी एट द एंड यही आएगा एक्स वाई बराबर सी। मैं बीच का स्टेप छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है। तुम सॉल्व करके देखो, आगे कंटिन्यू करो, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एट द एंड आप इसको कंटिन्यू करते जाओ, वी एक्स में इंटीग्रेट करो, वापस वी रखो, एंड देन आपको आंसर यही मिलेगा एक्स वाई बराबर सी, ठीक है जी। तो एग्जैक्ट पे आते हैं, बस वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस, आंसर सेम ही रहेगा। और ये एग्जैक्ट, अभी थोड़े एग्जैक्ट पे आते हैं कि हाउ टू सॉल्व। तो एक क्वेश्चन अभी एग्जैक्ट वाले तरीके से सॉल्व किया, और देखो जैसे हम आते हैं वापस इस क्वेश्चन पे, ये जो पार्ट ए था ना यहाँ पे, अच्छा मैं आपको इस तरीके, मैं तीनों तरीके से करके बताता हूँ। ये तो समझ आ गई, इससे किया मैंने भी सॉल्व हो गया,
इससे करोगे तब भी वही होगा, क्योंकि एक एक्स वाई को छोड़ना है, यहाँ एक्स वाई हो जाएगा तो यहाँ वाई वाले टर्म छोड़ दो, वाई ही है वहाँ पे, छोड़ना पड़ेगा। मैं इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ वही क्वेश्चन। तो यही वाला क्वेश्चन में है ना, हमने अभी 3 तरीके से सॉल्व किया, 1 2 3। अभी मैं आपको चौथे तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें क्या है कि मैंने कहा कि उसमें क्या कर सकते हैं कि हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, क्या बताया मैंने, एम को रखो डेल एफ बाई, मुझे सॉल्यूशन है एफ बराबर सी, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को एम के इक्वल रखेंगे। तो एम क्या है हमारा, एम है यहाँ पे वाई, तो वाई रखेंगे। डेल एफ अपॉन डेल वाई को हम एन के इक्वल रखेंगे, एन क्या है मेरा एक्स। अब जहाँ यहाँ से एफ निकालो, तो मतलब पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, डी एफ बराबर वाई, इंटीग्रेट करो इसको, सो वाई डेल एक्स, सो यहाँ से आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एक्स वाई, और यहाँ एक्स का इंटीग्रेट हो रहा है वाई का, है ना, वाई डी डेल एक्स है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ आ रहा है डेल एफ इज इक्वल टू वाई डेल एक्स, इंटीग्रेट करोगे तो आएगा एफ इज इक्वल टू एक्स वाई, सो एफ इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस, इंटीग्रेट एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ तो प्लस कांस्टेंट लिखेंगे, ध्यान रखना यहाँ कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं y को, तो कांस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। सो यहाँ होगा सम फंक्शन ऑफ x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डेल एफ बराबर एक्स डी डेल वाई, तो इंटीग्रेट कर लोगे तो f बराबर आएगा फिर से एक्स वाई प्लस सी, लेकिन यहाँ हम इंटीग्रेट y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट होगा, या भी फंक्शन ऑफ, एक मिनट, यहाँ मैंने x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट किया था, कांस्टेंट फंक्शन ऑफ y हो सकता है, क्योंकि y भी तो कांस्टेंट ही होगा x के रेस्पेक्ट में, ये कहना चाह रहा हूँ, x के रेस्पेक्ट में, यहाँ इंटीग्रेट y के रेस्पेक्ट में हो रहा है x का, तो कांस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ x भी तो हो सकता है। अब आपको अपने दिमाग से देखना है कि f क्या होगा मेरा, सो f एक्स वाई प्लस फाइव वन वाई एक्स वाई प्लस फाइव टू एक्स, इस तरह से होगा। तो ऐसा क्या लोगे, तो यहाँ फाइव वन एक्स फाइव वन वाई को, ये तो एफ ही है, तो इसका मतलब है कि फाइव वन एक्स फाइव वन वाई को 0 होना पड़ेगा। तो इससे ये समझ आया है ना, इसमें कोई फंक्शन ऑफ एक्स नहीं, कोई फंक्शन ऑफ वाई नहीं। तो यहाँ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ एफ जो मुझे समझ आया यहाँ से, तो ये थोड़े से तरीका वो है, तो एफ जो होगा वो एक्स वाई होगा। सो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज एफ इज इक्वल टू सी, मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू सी इज द सॉल्यूशन। तो ये एक तरीका है। तो ये सब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं लग रहा, जैसे भी तुम्हें जो भी ठीक लग रहा है उस तरीके से सॉल्व करो, मतलब मुझे तो ये वाला तरीका ठीक लगता है, तब इससे ही सॉल्व करेंगे हम। अभी देखो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि ये सब क्लैरिटी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, वो अभी करके देखो तो समझ आएगा। भाई किसी को पूछना है तो पूछो कुछ। तो अभी इसी क्वेश्चन को हमने 4 डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया है, आंसर सब में सेम ही आएगा। तो अभी इस वाले अप्रोच से आप इसको सॉल्व करो, इसके पहले पार्ट को। तो आप लोग खुद से जो फर्स्ट पार्ट है ना, ए पार्ट एग्जैक्ट है, तो इसका सॉल्यूशन निकालो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, मैच करना। ये जो तरीका मैंने बताया ना, क्या करना है, एम को इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई को कांस्टेंट ट्रीट करके। इसमें एन एक्स वाई में उन्हीं टर्म को इंटीग्रेट करना है जिसमें एक्स नहीं है, मतलब एक्स वाले टर्म को इग्नोर करना है, इंटीग्रेट नहीं करना है। तो ये सॉल्व द पार्ट 1, पार्ट 1 को इंटीग्रेट करो और बताओ आंसर क्या आएगा। इजी है, करके देखो, आपको आसान लगेगा। सर x माइनस वाई इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ए वाले पार्ट का, ओके। हम्म,
ठीक है जी। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ इस ए पार्ट को ना, ए पार्ट सी पार्ट सॉल्व करो। मैंने भी डी सॉल्व किया। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैंने 4 अलग तरीके से सॉल्व किया है। आप ए और डी पार्ट को सॉल्व करो, ठीक है। ए अल्दाउ होमोजीनियस भी है, ठीक है ना, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, उससे भी हो जाएगा। एग्जैक्ट वाला तरीका आसान है, मैं बता रहा हूँ। जैसे ये होमोजीनियस भी है, ये भी होमोजीनियस है, ठीक है। ए और सी होमोजीनियस भी है, ये भी होमोजीनियस था। तो ए सी डी जो एग्जैक्ट है यहाँ पे वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, तो होमोजीनियस से भी सॉल्व होगा, लेकिन उससे लेंदी हो सकता है ए और सी पार्ट, बट एग्जैक्ट वाले तरीके से आसान होगा। ए और सी को सॉल्व करो। डी वाला पार्ट मैंने यहाँ सॉल्व किया है ना, यहाँ मैंने डी वाले पार्ट ही सॉल्व किया है, इधर ये डी पार्ट ही था उसी का। सर हाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 6xy ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा ठीक है। ट्राई कर लिया सबने, चलो हम लोग ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है तो इसमें तो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, इसमें है dx, फिर आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x स्क्वायर dy, ऐसा कुछ है जी। देखिए सो इक्वल टू 0, ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि एग्जैक्ट है कि नहीं। एग्जैक्ट है तो आसान है सॉल्व करना, ठीक है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज 0 है ना, यही फॉर्म है। तो आप इजीली चेक कर सकते हैं डेल एम अपॉन डेल एक्स इक्वल, सॉरी डेल एम अपॉन डेल वाई, ठीक है ना। डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल आएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स के, ठीक। सो ये होगा, इसका मतलब है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्व करने का तरीका सिंपल है कि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये जो पहला टर्म है यू इंटीग्रेट इट एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स, जस्ट इंटीग्रेट करना y एज अ कॉन्स्टेंट लेके, है ना, y एज अ कॉन्स्टेंट। सो टेक y एज अ कॉन्स्टेंट। और दूसरे टर्म में क्या है, यहां मैंने लिखा है ओनली दोज टर्म विच डज नॉट कंटेन x और इग्नोर टर्म्स दैट कंटेन x। उस टर्म को हटा दो जो x को कंटेन कर रहा है, फिर इंटीग्रेट करो। तो आप यहाँ अगर देखेंगे तो मैं अगर लिखूँ अभी, चलो लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x स्क्वायर dy, ठीक। अब हमने क्या कहा, x वाले टर्म को इग्नोर करना है, तो इसको टर्म को इंटीग्रेट करना ही नहीं है मुझे, इन दोनों टर्म को, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कहते हैं, सो यहाँ पे टर्म्स विदाउट x, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट टर्म्स विदाउट x, जिसमें x नहीं है, ठीक है ना, उन टर्म्स को इंटीग्रेट करना है सिर्फ आपको इस वाले में। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। सो फाइनली होगा क्या, यहाँ पे पूरे इंटीग्रेट करना है y को कांस्टेंट मान के, तो कांस्टेंट से एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में, तो एक्स क्यूब बाई 3, 4xy को इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, y कांस्टेंट है तो बस x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो x का x स्क्वायर बाई 2 कट जाएगा, सो 2x स्क्वायर y हो जाएगा, माइनस y कांस्टेंट है सो 2y स्क्वायर टाइम x हो जाएगा, ठीक। या 2xy स्क्वायर आप लिख सकते हैं, 2xy स्क्वायर। तो ये पहले वाले टर्म से आ गया, हमने इंटीग्रेट किया y को एज ए कांस्टेंट लेके, ठीक है। प्लस अब हमें इन दोनों टर्म को इंटीग्रेट करना ही नहीं, जहां भी जिस टर्म में x इन्वॉल्व है उसको इंटीग्रेट करना ही नहीं, उसको इग्नोर करना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट टर्म्स विदाउट x ये है, ये नॉट कंटेनिंग x। तो y स्क्वायर को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y क्यूब बाई 3। और आप पर्पस समझ सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, मैं फिर से बताता हूँ। अगर आप इसको इंटीग्रेट करें कुछ नया नहीं आएगा, यही वाला टर्म आएगा। इसको इंटीग्रेट करें कुछ नया नहीं आएगा, यही वाला टर्म आएगा, आएगा जी। देखो है बस वो प्लस माइनस का सीन होगा, आएगा ऐसे ही कुछ। आई थिंक ये वाला आएगा ना, जब इंटीग्रेट करते क्या आता, एक ये टर्म आता और एक ये, सॉरी जैसे इंटीग्रेट करते अगर आप इसको y के रेस्पेक्ट में तो आपको ये वाला टर्म मिलता, राइट।
और जब इसको इंटीग्रेट करते आप y के रेस्पेक्ट में तो ये वाला टर्म मिलता, तो ये रिपीट ही हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह का लॉजिक बनाए गए हैं, मतलब ये अप्रोच है सॉल्व करने का, ये समझो ये थ्योरम है, ये ट्रिक है, ऐसा समझ लो कि सॉल्व करने का। तो बड़ा फंक्शन में वो टर्म 2 बार आ जाएगा, ये वजह है। तो यहाँ पे क्या होगा आगे अगर सॉल्व करेंगे आप, तो क्योंकि फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है तो इसको सिर्फ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको सिर्फ y के रेस्पेक्ट में, या तो अलग अलग इंटीग्रेट करके फिर मर्ज करो। तो मर्ज करने में ये होता है जो मैं वहाँ कर रहा था कि इसको मान लो कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स है और इसको डेल एफ अपॉन डेल वाई मान लो, फिर मैं सॉल्व करूँ तो वहाँ से जो रिपीटिंग टर्म है उसको एक बार ही कंसिडर करेंगे। पहले इंटीग्रेशन से कुछ टर्म आएगा, पूरा इंटीग्रेट करो, इससे इंटीग्रेट करो, और जो रिपीटिंग टर्म है उसको एक बार ही कंसिडर करेंगे। वो भी एक तरीका, कुछ बुक में ऐसा लिखा होगा, बोलेगा पहले टर्म को अलग इंटीग्रेट करो, इसको अलग इंटीग्रेट करो, बिना कोई टेंशन लिए। अब इंटीग्रेट कर लिया, अब उन दोनों टर्म में जो कॉमन टर्म्स हैं उसको एक बार ही लिखो, तो ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व कि जो दोनों में रिपीटिंग टर्म्स हैं उसको एक बार ही लिखना है फंक्शन में, तब जाके हो जाएगा। तो वो भी एक तरीका है। सो यहाँ से आ गया इक्वल टू सी, सो दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तरीका है, ट्रिक है सॉल्व करने का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। किसी को डाउट है तो पूछिए। मतलब उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो फर्दर इफ यू वांट, बट ये सॉल्यूशन है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कीजिए जरा। यू सॉल्व दिस सी पार्ट, इसको सॉल्व करो सेम लॉजिक से। ये होमोजेनियस होमोजेनियस कह रहा हूँ, ये एग्जैक्ट है, होमोजेनियस भी है तो एग्जैक्ट है, देन इंटीग्रेट करो। पहले एग्जैक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं है तो आगे मैं बढ़ाऊंगा एग्जैक्ट बनाते कैसे हैं, है ना, अभी अगर डिस्कस करेंगे। जैसे देखा होमोजेनियस है तो सॉल्व कर लेंगे, होमोजेनियस नहीं है तो बना कैसे सकते हैं, एक तरीका वो है उस फॉर्म का होगा। तो वेरिएबल सेपरेबल है नहीं है तो कैसे बना सकते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे ही है, एग्जैक्ट या तो होगा तो सीधा सीधा सॉल्व कर लो, एग्जैक्ट नहीं है तो कैसे बनेगा फिर हम वो देखते हैं। तो उसी में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है अभी, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा। तो अभी क्या करना है आपको, सी वाले पार्ट को सॉल्व करना है। ए हमने भी सॉल्व किया, डी भी सॉल्व किया है, सी वाला पार्ट, बी को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। वो सॉल्यूशन का जो तरीका है ना, ये तब है, मैं बता दूं ये तरीका कब है, ये तरीका तब वैलिड है जब वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ऐसे नहीं कहीं भी लगा देंगे। ये तरीका तब वैलिड है जब वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, है ना, उसे प्रूफ देख सकते हैं उसके लिए। तो अगर एग्जैक्ट है तब ये तरीका वर्क करेगा। तो जैसे बी वाले पार्ट को सॉल्व करना है, बी वाला पार्ट भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको होमोजेनियस से सॉल्व कर सकते हो आप, एग्जैक्ट से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैक्ट है ही नहीं है। तो एग्जैक्ट जब है नहीं तो एग्जैक्ट वाला मेथड कैसे लगाएंगे सॉल्व करने के लिए, ये चीज़ है। बी पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सी पार्ट कीजिए सॉल्व। बाकी जो मन में क्वेश्चन आ रहा है पूछो, बट उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। डिफरेंशियल इक्वेशन कोई बुक उठाओ, अच्छे से सॉल्व करो, डाउट पूछो, ये है। सर सी वाले पार्ट में जो सेकंड टर्म है, सी वाले पार्ट में जो सेकंड टर्म है, हाँ ये तो पूरे डिलीट हो जाएगी ना फिर। सी वाले पार्ट में जो सेकंड टर्म है, जी जी पूरे टर्म डिलीट ही हो जाएगा। इंटीग्रेट करो क्या आता है। सर आंसर आ रहा है x प्लस वाई ई की पावर एक्स बाय वाई इक्वल टू सी। अच्छा एक्स प्लस वाई, ठीक है, हाँ एक्स प्लस वाई ई की पावर, ठीक है, हाँ उसको उस तरह से कुछ सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है देखो, तो 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई,
एंड तो ये 7th क्वेश्चन जैसे है 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई डी वाई प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ डी एक्स होगा ना, तो ठीक है। नाउ इसको ओपन भी कर सकते हैं, 2 टर्म में आ जाएगा। तो ये ऐसा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 है ना। सो यू कैन चेक डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल आएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स के। सो इट मीन्स इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब है तो सॉल्व कर लेंगे, एग्जैक्ट है तो, ठीक है। सो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस, अब इसमें इंटीग्रेट करना है ओनली टर्म्स दैट इज फ्री फ्रॉम एक्स, उन्हीं टर्म को इंटीग्रेट करना है ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, तो यहाँ भी एक्स आएगा, यहाँ भी, क्योंकि दोनों में आएगा, तो कोई टर्म आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो इसको इग्नोर ही करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ई की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस ऐसा है एक्स अपॉन वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी वाई, ऐसा है इक्वल टू सी। तो इसमें इन दोनों टर्म को हमें इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि एक्स है इसमें, और इसमें वाई को एज अ कॉन्स्टेंट लेके सॉल्व करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स बाई वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, वाई कांस्टेंट है तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 बाई वाई, तो 1 बाई वाई से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से कुछ आएगा नहीं क्योंकि दोनों टर्म इग्नोर हो गया, तो इग्नोर हो गया तो सी आ गया। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो एग्जैक्ट होने के बाद सॉल्व करना बहुत आसान है, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है ना इसमें, जैसे होमोजीनियस में था पूरा सब्स्टिट्यूट करो, ये सब करो, वेरिएबल सेपरेबल दोनों साइड, वेरिएबल सेपरेबल के लिए अलग अलग करो, उस तरह से यहाँ इजी है अगर एग्जैक्ट है तो, ठीक है। अब आते हैं अगला टर्म। तो अभी हमने देखा कि होमोजीनियस, वेरिएबल सेपरेबल, एग्जैक्ट। अब क्वेश्चन है कि वैसे क्वेश्चंस जो एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट कैसे बना सकते हैं, है ना, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें एक टर्म आता है, एक वर्ड आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको मैं डिफाइन करता हूँ, इसी में वो भी आ जाएगा। तो एक वर्ड है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, ये आपने पहले भी नाम सुना होगा, क्लास 12th का डिफरेंशियल को जिन लोगों ने सॉल्व किया है तो उन्होंने सुना होगा कि वो वेरिएबल उसमें आता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक पर्टिकुलर केस है एग्जैक्ट का, है ना, मतलब जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो सब एग्जैक्ट वाले तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ठीक है, हम लीनियर भी पढ़ेंगे अभी, तो इसके बाद मैं लीनियर डिस्कस करूंगा, तो लीनियर, बर्नौली, है ना, ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने 5 लिखाया था ना, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, एग्जैक्ट, लीनियर, बर्नौली, तो 5 डिस्कस करेंगे, जो कि 1 डिग्री 1 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में बात कर रहे हैं। फिर हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाएंगे। सो मतलब 1-2 क्लास और लगेगा, तो इस वीक में हो जाएगा ना, बाय बिफोर सैटरडे ये हो जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक, क्या डेफिनेशन। सो मान लो ऐसा है, इफ mx dx n, यहाँ से आ जाएगा n xy dy इज इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है, इज नॉट अ या एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देन बट इस तरह के हर डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाया जा सकता है, मतलब सो इट कैन बी मेड exact differential equation by
मतलब देखो वेरिएबल सेपरेबल भी एग्जैक्ट तरीके, एग्जैक्ट एक लार्ज क्लास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल सेपरेबल भी आ जाता है, होमोजेनियस भी आ जाता है, लीनियर भी आ जाता है, ठीक है ना, ये है। वो सब कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस या लीनियर, ये इसका स्पेशल केस समझो वो। तो मतलब कोई भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इससे सॉल्व हो सकता है, लेकिन चैलेंज आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने में, जो कभी समझ आएगा। तो एम एक्स वाई डी एक्स दिस मान लो एग्जैक्ट नहीं है, तो हम इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग अ फंक्शन, है ना। तो मैं वर्ड बुक वाला डेफिनेशन लिख देता हूँ, बुक वाला क्या कहता है, तो इसके वर्ड में ही। सो ये कहता है कि इफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज नॉट एग्जैक्ट, इट कैन ऑलवेज बी मेड एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। सो इट कैन बी मेड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बाय, है ना, यहाँ ऑलवेज वर्ड लगाया हुआ है, सो इट इज ऑलवेज by multiplying a function of x एंड y। क्या नाम दोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, क्या नाम रखते हैं जनरली, नोटेशन क्या लूँ, वही फॉलो करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या नाम लिया है, सर IF लिखते हैं ना, IF लिखते हैं वहाँ पे ना, वो 11 IF लिखा हुआ है, कुछ फंक्शन मान लेते हैं, कुछ एक नोटेशन जिसको हम कंटिन्यू करेंगे, 5xy। कुछ भी 5xy ले लो, हाँ चाहो तो मल्टीप्लाइंग फंक्शन, इसको हम ऐसा मान लो, चलो इंटीग्रेटिव फैक्टर हम इससे डिनोट करेंगे अभी। सो 5xy मान लेते हैं कि दिस सो ये जो फंक्शन है, मैं कह रहा हूँ कि ये डिफरेंशियल कोई एग्जैक्ट नहीं है, तो बनाने के कोई फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो राइट साइड तो जीरो ही है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड लिख सकते हो, है ना। तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। मतलब ये हो जाएगा कि दिस फंक्शन phi x y is called integrating factor, and it is not unique। एक डिफरेंशियल इक्वेशन के पास इन्फाइनाइटली मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, तो हमें कोई एक ढूंढ लेना होता है, तो कॉल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एंड नाउ एंड देन तो क्या होगा, देन अगर आप मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे 5xy इंटू एम एक्स वाई डी एक्स प्लस 5xy एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये जो है दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। सो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि हम लोग इस वाले जो फंक्शन प्रोडक्ट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में और इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये इक्वल आएगी, ठीक है। तो हम इस फाई जो है इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, जो कि आप लीनियर में थोड़ा सा पढ़े होंगे, वहाँ IF लिखते हैं। सो वही यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर वहाँ भी है। सो एक पर्टिकुलर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, एंड है ना, रिमार्क में ये है कि इट इज़ नॉट यूनिक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF लिखेंगे शॉर्ट में, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नॉट यूनिक, है ना। अ फंक्शन में हैव इन्फिनाइटली मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। मतलब इन जनरल द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज इन्फिनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसीलिए इन्फिनाइट मिल जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8,
एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, या इसी को ठीक से लिखूंगा तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, है ना। क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो इसको आप अगर ऐसे फिट करेंगे, m No, एक्स sir. वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ जो आपका m के प्लेस पे है, सो आप यहाँ पहचान पा रहे होंगे m इज y एंड n के प्लेस पे है माइनस एक्स, ठीक। तो एग्जैक्ट होने के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ता है कि m को इंटीग्रेट करना है x y के रेस्पेक्ट में, m को y, सो डेल m अपॉन डेल y जो कि 1 आएगी एंड डेल n अपॉन डेल x जो कि -1 आएगी। इक्वल तो नहीं है, तो इक्वल नहीं है इसका मतलब इट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। सो एक तो तरीका होता है गेसिंग, आप गेस करके बता सकते हो कि क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना सुटेबल रहेगा। तो आपको सोचना है ऐसा कौन सा फंक्शन है मल्टीप्लाई करूं इन दोनों को कि दोनों इक्वल आ जाए, ऐसा ऐसा हो जाए, तो आप खुद गेस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जस्ट मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि 5xy को चलो 5 कर देता हूं, 1/x² लो और चेक करो, या मैं अगर इसी क्वेश्चन में लिख दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैं इसको एज अ क्वेश्चन बना दूं, ठीक है, तो क्या होगा। तो मैं इसको एज अ क्वेश्चन बना देता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एबव डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑप्शन ए है 5(1)xy 1/x², ऑप्शन बी है 5(2)xy 1/y², ऑप्शन सी है फाइव 3xy 1/xy, एंड ऑप्शन डी है, ठीक है, 5(4)xy जस्ट x इंटू वाई। तो आप चेक कीजिए इनमें से कौन कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डेफिनेशन आपको क्लियर है कि कैसे चेक करना होता है। हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको उसमें और फिर ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर ऐसा होगा तो एग्जैक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे ये है तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा, तो मतलब इस वाले फंक्शन को 5m फंक्शन को, तो यहाँ क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दैट इज हम ये कह रहे हैं कि डेल ऑफ डेल वाई ऑफ 5 फंक्शन इंटू m फंक्शन, यही ना, इक्वल रहेगा डेल अपॉन डेल एक्स 5 इंटू n, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5 को मल्टीप्लाई करने से ये होल्ड हो जाएगी। और यहाँ हम कह रहे थे नॉट एन एग्जैक्ट, यहाँ ये कह रहे थे कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल नहीं है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, यहाँ हम ये कह रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, है ना, ये था। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग 5, तो ये डिफरेंस, तो इसलिए 5 इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कि ये इक्वल नहीं है लेकिन 5 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 5 है। तो आप इन मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए कि इन चारों में से कौन कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, मतलब किसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट बन जाएगी, ये है। तो चारों ऑप्शन से आप चेक कीजिए। सर ए और बी तो है। ए और डी है, ओके, बाकी भी चेक कीजिए, ए बी सी डी चारों, हाँ। तो सर ए और बी है। अच्छा, ए बी, बी बॉम्बे, ठीक है, हाँ, अहमदाबाद है ना, ठीक है, हाँ। सो ए बी तो है, ठीक है, और सी डी भी चेक कीजिए। तो
सर सी भी है। सी भी है, ओके। सर डी नहीं है इसमें। हाँ, क्या क्या आया, चारों आया, कौन कौन सा है जी फाइनल? सर लास्ट वाला नहीं है, बाकी सब है। ए बी सी डी नहीं है। बाकी लोग कन्विंस है जी? देख लीजिए, जिनको डाउट है पूछिए, मैं एक करके दिखा देता हूँ। सर सो शुरू के 3 तो हो रहे हैं, चौथे का मेरे तो हो रहा है। अच्छा, आपका हो रहा है, चेक करो बाकी लोग। जी सर। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जब एक्स वाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर हाँ, सारों में होमोजीनियस बन रहा है मेरे तो। होमोजेनियस नहीं, एग्जैक्ट एग्जैक्ट बनाना है। एग्जैक्ट बन रहा है, चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। तो हम एक्स वाई मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ध्यान रखना बीच में माइनस भी है, डी वाई इज 0। तो अब ये कुछ इस फॉर्म का आ गया ना, अब आ गया एम डी एक्स, है ना, माइनस या प्लस एन डी वाई फॉर्म का, ठीक है ना, इस वाले में बात कर रहा हूँ। सो अभी ये इस फॉर्म का आ गया। अब चेक करो, अब ये सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। तो इस वाले में अगर मैं डेल एम अपॉन डेल वाई निकालूंगा, वाई कैसे इंडिकेट करें, एक्स वाई स्क्वायर को, सो 2xy होगी। डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, लेकिन माइनस भी तो है, एन में माइनस भी है, इस एन में माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, तो इसको एक्स, ये माइनस 2xy हो गया, इक्वल नहीं है ना, चेक करो, माइनस की वजह से इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ भी ऐसे ही हो रहा था ना, यहाँ 1 था और यहाँ -1 था, तब नहीं हो रहा था। सो माइनस की वजह से प्रॉब्लम है, यहाँ बीच में माइनस है, इसलिए यहाँ भी -1 था ये, और ये +1 था, तो इक्वल नहीं था, इसलिए एग्जैक्ट नहीं था। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब दिस इज नॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बाकी में हो जाएगा, चेक कर लो एक बारी। ओके जी, सो बाकी आप पहचान भी सकते हैं, एक तरीका होता है इंस्पेक्शन, तरीका ये होता है कि आप सोचो क्या हो सकता है। जैसे आपको अगर बताऊं कि एक रिजल्ट है, अगर मैं लिखूं कि, अभी बताया था ना कुछ देर पहले, डी एफ, सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। ये डिफरेंशियल कैलकुलस में ये एक फार्मूला होता है, टोटल डिफरेंशियल नाम का। इस फार्मूले का नाम है टोटल डिफरेंशियल ऑफ एफ, टोटल डिफरेंशियल ऑफ एफ। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि डी ऑफ एक्स अपॉन वाई क्या बनेगा, तो एफ को एक्स अपॉन वाई रखो, तो एफ को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ होगा 1/y डी एक्स प्लस एफ को वाई का डिफरेंशिएट करोगे -x अपॉन वाई स्क्वायर, यही होगा डी वाई। तो इसको ठीक से अगर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगी सो यहाँ से हो जाएगा ये वाई स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो यहाँ से आ गया आपके पास कितना, y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, तो देखो यहीं से पता चल जाता 1/y स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, क्योंकि
मैं एक दूसरा अप्रोच लिखाता हूँ। देखो यहाँ पे था ना, अच्छा जो मैं समझा रहा था वहाँ पे, हम आपको एग्जैक्ट का तरीका क्या बताए थे? जैसे एग्जैक्ट का मैं बताया था, दो तरीका है चेक करने का, तो मैंने कहा लॉन्ग वे नहीं चेक करेंगे, ये इसका स्टोरी अभी यूज़ किया हूँ मैं, तो मैं फिर से यही वाला यूज़ किया हूँ। तो होता क्या है कि समहाउ डी एफ हो जाए, तो डी एफ हो जाएगा तो एफ बराबर सी एक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना, एफ एक्स वाई नॉट जीरो सी एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से है। सो कहने का मेरा मतलब ये है ये तो ठीक है। तो हमारा डिफरेंशियल क्वेश्चन यही दिया था ना मैंने, तो बस, और यहाँ 1/y² निकाल रहा हूँ तो dx हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं बताऊँ तुमको, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता है मुझे? बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। मैं फिर चलो लिख देता हूँ, मुझे लिखना नहीं चाह रहा था, मैं वो डेफिनेशन लिख देता हूँ, एक थ्योरम लिख देता हूँ, उससे शायद आपको समझ आएगा कि mxy dx प्लस nxy dy is equal to 0 is exact differential equation if and only if there exists a function fxy such that कि del f upon del x is equal to m, and यही ब्रीफली मैंने वहां लिखा था लेकिन ऐसे क्लियरली नहीं लिखा था, n। ये भी एक तरीका है ना, और यही चीज़ है इफ एंड ओनली इफ, है ना। फर्दर लिखूँ तो यही चीज़ हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ, जो हमने यूज़ किया था। क्या यूज़ किया था? कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल हो जाए डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो हमने आपको ये लिखा है सिर्फ, लेकिन बीच में एक और कंडीशन है ना, कि इन दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाएगा तो काम हो जाएगा। सो ये जो मैं अप्रोच अभी यूज़ करना चाह रहा था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए, कि अगर इस फंक्शन को अगर हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने कहा ये एग्जैक्ट हो जाएगा अगर मुझे यहाँ इफ एंड ओनली इफ यूज़ हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी इफ एंड ओनली इफ यूज़ हुआ है। सो एक ऐसा फंक्शन मुझे मिल जाए कि जो इसको सेटिस्फाई कर जाए तो काम हो जाएगा। और इसको तुम यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये तो हम लिख ही चुके हैं, तो दोबारा नहीं लिखता हूँ, ये तो मैं लिख ही चुका हूँ पहले कि एग्जैक्ट है इफ एंड ओनली इफ दिस। तो यहाँ क्या होगा? सो अगर इसको यहाँ पुट कर दो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसको अगर यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? पुट करो, m के जगह ये रखो, n के जगह ये रखो, तो ये बन जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। और फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा? तो फॉर्मूला के हिसाब से ये बनेगा डी एफ बराबर 0, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो f बराबर c इज सॉल्यूशन। सो दिस इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर डी एफ बराबर 0 डिफरेंशियल इक्वेशन कर दिए तो मतलब वो एग्जैक्ट है, अगर ऐसा कर दिए तो एग्जैक्ट है। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे मेरे पास था कि ये वाला था, अब मैं ऐसा अगर इसको लिख पाऊँ डी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0 तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा। तो वो ऐसा अभी नहीं लिख पाओगे, अभी तुम्हें ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा ही नहीं जिसका डी ऑफ एफ तुम ये लिख पाओ, ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, इसलिए एग्जैक्ट नहीं है ये। अगर ऐसा कोई मिल जाएगा तो एग्जैक्ट हो जाएगा। सो अभी कोई ऐसा फंक्शन है ही नहीं जिसका डी एफ इसके इक्वल आ जाए, इसलिए एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन ऐसा फंक्शन कब मिलेगा? जब मैं 1/y² से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं 1/y² से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो फिर क्या होगा? अगर मैंने इस इक्वेशन को 1/y² से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को 1/y² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा बन जाएगा। कैसा? ये बन जाएगा फिर, और तब वो एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी एफ अगर बन जाता है लेफ्ट साइड तो एग्जैक्ट है। देखते ही तरीका भी है। अब ज़्यादा तरीका बताने दिक्कत है, फिर कंफ्यूजन हो जाता है ना। एक तरीका ठीक है कि हमने ये पढ़ा कि m डी एक्स प्लस n डी वाई इज एक्ट इफ एंड ओनली इफ डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स, वही याद रखो, ठीक है। बाकी मैं दूसरा बता रहा हूँ, दूसरा भी ये तरीका है। तो इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। तुम अगर समहाउ कोशिश करो डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट साइड को डी एफ बना दो तो एग्जैक्ट हो जाएगा वो, चाहे वो सोचो क्या मल्टीप्लाई करके वो डी एफ हो जाएगा। ये चीज़ है। मतलब जो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसको डी एफ बना दो लेफ्ट साइड को, तो वो हो जाएगा फिर। एनीवे चलो आगे आते हैं। तो ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टोरी है, तो अभी मैंने बस डिफाइन किया है, नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ इस पर और डिटेल में। तो ठीक है ना, टाइम तो हो गया होगा, ख़त्म होने वाला है। तो
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करना है ना। तो हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। कल हम ये देखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए तो मल्टीप्लाई करोगे, एग्जैक्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट हो गया तो सॉल्व कर लो, है ना। तो इसको कल देखते हैं। फिर बचेगा क्या, फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर खत्म। देख कल ये पार्ट कंप्लीट कर दूंगा। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो जाएगा, लीनियर बर्नौली, और उसके बाद फिर आ जाएंगे उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन उस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इतना ही मेनली सिलेबस है आपके, है ना। तो यही CUET का इतना ही सिलेबस है, लेकिन इसमें 2-3 क्लास में लग सकता है, ठीक है। तो बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर वाले पिछले साल ही पढ़ाया है मैंने, वहाँ भी देख सकते हैं आप, तो है ना। लेकिन इस बार बेटर रहेगा उससे, हर साल बेटर रहता है। तो कल इससे कंटिन्यू करता हूँ, हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कई सारे थ्योरम्स हैं, वही लिखाऊंगा मैं कि कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिसाइड करना है। सर इसकी PDF प्लीज अभी भेज देना ना। हाँ 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 ठीक है, ठीक है ठीक है शिवा भाई, इसको अभी भेज दीजिए, ओके। ठीक है, फिर अभी के लिए थैंक यू। हाँ मिलते हैं कल सेम टाइम पे 7 to 9।